Hello, Namaskar, and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good, my dear friends. मेरा नाम है प्रशांत माबानी. I hope you're running good this morning. और आज हमारे टेबल पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कोट है बाय जिग जिगला. योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कोट को कभी ना कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, या तो किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर एफबी पर, राइट. क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस कोट है और जिग जिगलर भी काफ़ी फेमस हैं, राइट, और उनके कोट्स भी काफ़ी फेमस हैं. और ये पर्टिकुलर कोट जो है ये फेमस तो बहुत है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से इसको देख कर समझ कर 2 सेकंड्स के लिए मोटिवेट होकर फिर इस कोट को छोड़ देते हैं. जनरली आज तक शायद यही हुआ है. लेकिन इस कोट की गहराई को, इसका भी अगर हम एनालिसिस करें तो ये कोट जो है वो हमें ये सिखाता है कि इट इज नॉट जस्ट लॉजिक. सिर्फ लॉजिक से, सिर्फ आपकी एप्टीट्यूड या फिर जो कहते हैं ना शार्प माइंड से, अगेन शार्प माइंड को हम लॉजिक के साथ कनेक्ट करते हैं. सिर्फ लॉजिक से आप सफल नहीं हो सकते, राइट. और सिर्फ लॉजिक से सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होगी. हम इंसानों के साथ रहते हैं, राइट. वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर ऑफ कोर्स दूसरे क्रीचर्स भी हैं, लेकिन हमारी जो डीलिंग्स होती है वो इंसानों के साथ होती है. एंड रिमेंबर, ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. सोशल एनिमल्स इसलिए क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, और इमोशंस जो होते हैं ये लॉजिक से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं. आपके बहुत सारे जो डिसीजंस रहे हैं और फ्यूचर में भी जो डिसीजंस रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी इमोशनल. इनफैक्ट आई विल टेल यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है ना वो इमोशनल ही होते हैं. हम लॉजिक से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारत देश को क्यों प्यार करते हैं, राइट, कि एक समय पर आप जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे भारत के लिए, तो ऐसा क्यों? आप मुझे लॉजिकल पॉइंट समझाएंगे कि ये यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पर मेरे फोर फादर्स का जन्म हुआ था, ये मेरा देश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन क्या यहाँ पर लॉजिक की जीत हुई? ऑफ कोर्स नहीं. इमोशंस की जीत हुई. आपका जो प्यार है उसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस प्यार की वजह से आप भारत के लिए कुछ भी कर जाएंगे, राइट. तो क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एटीट्यूड जो है वो सही हो. क्योंकि आप लॉजिकल है, ये सारी चीज़ें जो है वो साइड में चली जाएगी. आप कितने भी शार्प क्यों ना हो, अगर आपने किसी का लेट्स से अपमान कर दिया, अगर आपने किसी को ठेस पहुंचा दी, अगर आपने ऐसा कुछ किया जिससे लोग आपको नफरत करने लगे, उसके बाद आप कितने भी शार्प क्यों ना हो, राइट, लोग आपके पास नहीं आएंगे. तो रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग कि लॉजिक चाहिए ही नहीं. ऑफ कोर्स इन दोनों का फाइन बैलेंस चाहिए. इसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंस, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस टू बी प्रिसाइज. इमोशनल इंटेलिजेंस. और आज ये जो कोट हमने डिस्कस किया ये जनरल स्टडीज पेपर 4 के लिए है, राइट. सोचिएगा इसके बारे में, ऑब्जर्व कीजिएगा. किताबें आपको कम पढ़नी पड़ेगी, इस पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए. आई एम नॉट सेइंग किताबें नहीं पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आपको एक किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं. तो किताबें तो पढ़नी ही हैं आपको, उसकी थियरीज, उसका साइंस, सारी चीज़ें समझनी है. लेकिन आज का ये कोट और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, इस पर थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए. मेडिटेट का मतलब होता है कि आप इनको ऑब्जर्व कीजिए, खुद का जीवन देखिए, राइट. खुद देखिए कि आप किन किन लोगों से आप खफा है. कोई आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, क्यों आपको वो पसंद नहीं है, कौन सी ऐसी बात उन्होंने की, राइट. एंड यू विल फाइंड कि ज़्यादातर उन्होंने आपके इमोशंस को ही ठेस पहुंचाई. इसकी वजह से यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा एटीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोग आपके आसपास आने लगेंगे, राइट टाइम पर आपको मदद मिलने लगेगी. द रीज़न इज ओनली बिकॉज इफ़ यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड. इससे डिसाइड होगा कि आप कितना ऊपर जाएंगे, आपका ग्राफ जो है वो कितना ऊपर उठेगा जीवन में. सोचिएगा इसके बारे में. डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कोर्ट में ही डिस्कस कर लिया, राइट. इट वाज अबाउट जनरल स्टडीज पेपर 4. इसके अलावा हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट. और टू बी प्रिसाइज 5 टॉपिक्स नहीं हैं, राइट, 4 टॉपिक्स हैं. ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स डेफिनेटली हैं. ये 2 आर्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं.
अगर आप कलर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए ये वाला है सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में है, और ये वाला जो है वो उसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, सेम सेक्स। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है। तो ये दो जो हैं इसको हम एक के बाद एक विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस वन। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन एज वेल दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। समझ गए होंगे आप ग्राफिक देखकर, मेकिंग रोड्स सेफर, और यहां पर टैगलाइन है इफेक्टिव पुलिसिंग। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिसिंग, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज बेटर इंजीनियरिंग इंपेरेटिव, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दो चीजें जो हैं उससे भी एक डीपर लेवल की चीज है, दैट इज हैबिट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, और इसमें हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो अच्छे अच्छे इंजीनियर रोड्स, राइट, साइन बोर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अलग अलग जगहों पर साइन बोर्ड्स होते हैं, नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट वाली साइन, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अच्छा मॉनिटरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये फैक्ट्स आपको समझने हैं और इसी के साथ कोशिश करनी है कि याद रह जाए आपको। मीन्स इट्स वेरी इजी। 1.68 लाख यानी कि 1,68,000 जितने लोगों की मृत्यु लास्ट ईयर हमारे देश भारत में हुई। आप कोविड का आंकड़ा देखिएगा, दूसरे डिजीजेस का आंकड़ा देखिएगा, डिफेंस के पीछे, टेररिज्म के पीछे हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, इज़न्ट इट? क्यों? हम देश के लोगों की जान बचाना चाहते हैं। तो टेररिज्म जो है उससे हमें इतना डर लगता है, रोड एक्सीडेंट से हमें इतना डर लगता ही नहीं है। और टेररिज्म की वजह से इतने लोग भी नहीं मरते। क्या हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग टेररिज्म की वजह से मरते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स को लेकर हम मीन्स कोई टेंशन ही नहीं है, और टेररिज्म जो है उसको लेकर बहुत चिंता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि टेररिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको जो फोकस मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए, राइट, कि सिक्योरिटी के बिना जो है वो देश में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं हो सकती। अगर आपका घर है और आपके घर के अंदर सारी चीज़ें आपने सजा कर रखी है और आप जो फ्रंट दरवाज़ा है वो ही निकाल देंगे और फिर रात को ऐसे ही बिंदास सोने चले जाएंगे, तो सुबह उठेंगे 1 दिन 2 दिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर तो दरवाज़ा ही नहीं है, कोई गार्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो रात को चोरी भी होगी, बहुत सारे क्राइम्स भी हो जाएंगे आपके घर में। सो टेररिज्म के प्रति या फिर जो भी चीज़ें चल रही है, एंटी टेररिज्म जो भी हमारी मेहनत चल रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई सीवियर चीज़ है जिससे हमें जेन्युइनली डर लगना चाहिए, तो दैट इज़ दिस वन, रोड एक्सीडेंट्स। फेटालिटी देखिए, ये रेट है, हाँ ये आंकड़ा है, आप साल के साथ इसको अगर डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड कि हर 3 मिनट के अंदर हमारे देश में किसी ना किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, राइट। और इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट के अगर अच्छे एडवोकेट है जो सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स को देखते हैं, मेरे एक बहुत ही वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, राइट, तो उनके फादर का मीन्स ही इज़ एन एडवोकेट, तो उनके फादर जो हैं वो भी रोड एक्सीडेंट्स के एक्सपर्ट हैं, और ऑफ कोर्स ये भी एडवोकेट ही बना, तो फिर ही इज़ ऑल्सो, तो वो काफ़ी बिजी रहते हैं क्योंकि केसेस जो हैं उनके पास आते ही रहते हैं। अच्छे लोग हैं वो, दे वर्क फॉर देयर क्लाइंट्स वेरी वेल, तो वो अच्छी मेहनत करते अच्छे लोग हैं, तो इसकी वजह से उनके पास काम की कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हर रोज़ इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये जो आंकड़ा है ना 1.68 लाख, ये 9% ज़्यादा है उससे पहले का जो साल था उससे, उसके कंपैरिजन में 9% ज़्यादा, डबल डिजिट से बस थोड़ा ही कम है, वरना डबल डिजिट ग्रोथ होता है, विच इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। बहुत सारी चैनल्स भी आ चुकी है ना हमारे यूट्यूब पर। पहले ऐसा होता था, आई स्टिल रिमेंबर, एक वक्त था जब संडेज को, वो चैनल्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, कौन से चैनल्स, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल्स, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ अगेन ऑटोमोबाइल चैनल्स की, ऑटोमोबाइल, राइट, कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा की बहुत सारी चैनल्स। एक वक्त था जब जो टीवी चैनल्स हैं, तो संडे को सुबह कुछ 10 बजे के आसपास अलग अलग टीवी चैनल्स जो हैं, और ख़ास करके न्यूज़ चैनल्स के अंदर एक प्रोग्राम आया करता था, वो लगभग 30 मिनट्स 45 मिनट्स का प्रोग्राम रहता था, और उसमें जो नई नई कार्स लॉन्च की गई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कार्स की, वो बताई जाती थी। लेकिन आज आप देखिए कोई भी नई अगर कार निकली है तो तुरंत ही उसका वीडियो जो है वो अलग अलग
चैनल्स में आ जाएगा, बहुत सारे हैं, मोटर ऑक्टेन हैं, फिर एक गगन है। गगन का एनालिसिस मुझे काफ़ी पसंद आता है, इज़ अ वेरी गुड। वो जो खामियां होती हैं वो भी अच्छी तरीके से दिखा देते हैं कार की। तो इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही टू द पॉइंट उनकी बात होती है। तो नॉट प्रमोटिंग बट आई एम जस्ट रिपोर्टिंग कि भाई मुझे उनका, और ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज के अब देखिए कितनी सारी कार्स लॉन्च हो रही हैं, और सारी की सारी अब जो हमारे देश में मिलने वाली जो कार्स हैं, राइट, मीन्स दे आर वेरी पावरफुल। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो 10 सेकंड्स 11 सेकंड्स के अंदर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स तक पहुंच जाती है, राइट। तो दे आर क्वाइट स्पीडी कार। और याद रखिए दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देश में इतनी सारी कार बिकने लगी हैं, हम जितने भी रोड्स बनाएं हमेशा कम ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ऐसी है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो लोगों के पास व्हीकल्स उतने ज़्यादा आ रहे हैं। इंजरीज का आंकड़ा देखिए आप, 2021 में 3.84 लाख इंजरीज हुई थी, और इस साल लास्ट ईयर का आंकड़ा देखिए 4.43 लाख। तो इसमें भी लगभग आप पकड़ लीजिए 50-60,000 जितना एक हाइप हमें देखने को, इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये सारे फैक्ट्स हैं ना, ये सारे फैक्ट्स वे फैक्ट्स हैं जहां पर कहीं ना कोई केस दर्ज हुआ है। रियलिटी आप जानते हैं ना, हमारे देश में यही चीज़ होती है कि अगर ये कहा जाता है लेट्स से कि एक साल के अंदर हमारे देश में 1,000 मर्डर हुए, तो ये सारे मर्डर्स जो होते हैं, मीन्स ऑफकोर्स मर्डर इज़ अ वेरी बिग क्राइम, तो इसका रिपोर्टिंग होता है, लेकिन इसमें आप आराम से 100 ऊपर ऐड कर सकते हैं, 50 ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर देखिए ये जो 1.6 लाख हैं ये रोड एक्सीडेंट्स, तो ये तो वे एक्सीडेंट्स हैं जो रजिस्टर हुए हैं। बहुत छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जहाँ पर एक सिटी के अंदर दो मोटरसाइकिल के टकराने से एक दूसरे को टक्कर लगी, राइट, लाइक मीन्स चोट लगी, और डॉक्टर के पास गए, कहा केस करना है, बोला नहीं केस नहीं करना, आप बस मुझे इलाज कर दीजिए, फर्स्ट एड सारी चीज़ें हो गई, कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल गया, 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं पर लिखी नहीं गई हैं, कहीं पर दर्ज नहीं करवाई है, तो ये केस, तो ऐसे तो बहुत सारे केस होंगे, एज वी ऑल नो, राइट। अब डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। रोड के ऊपर जब हम जाते हैं तब हमारी डिसिप्लिन कितनी होती है। बहुत कम ऐसे ड्राइवर्स, कम ऐसे राइडर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में जो सारी चीज़ें लेजिटली फॉलो कर रहे हो, बहुत कम ऐसे। और सीट बेल्ट का इश्यू है, हेलमेट का इम्प्लीमेंटेशन उतना खास नहीं है, राइट। और अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, मीन्स जो कार्स होती है तो उनमें ब्लैक फिल्म्स लगाई जाती हैं, फिर कास्ट के नाम लिखे जाते हैं, कास्ट का नाम, गांव के नाम लिखे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मीन्स फुल मौज चल रही है हमारे यहाँ पर। तो डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ है ना, उसकी ज़बरदस्त कमी है, और ख़ास करके हम अच्छे व्हीकल यूज़र्स बन गए, हमें अच्छी ऑटोमेटिक कार्स चलानी आ गई, ईवीज चलानी आ गई, ईवी मोटरसाइकिल्स, ये सारे अलग अलग मोड्स में चीज़ें चलानी आ गई, लेकिन एक चीज़ हमें यूज़ करनी नहीं आई, एंड दैट इज़ रोड। कि रोड जो हैं उसको कैसे अच्छी तरीके से यूज़ करें। उसके पीछे रीज़न जो है वो बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का है। हमारा रीज़न है, हम भी उसके पार्ट है ब्लेम के, क्योंकि हमने कभी भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं ली मोटरसाइकिल या फिर कार चलाने के लिए। आज भी ये बातें जो हैं वो कही जाती हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, राइट। एक मीन्स बहुत बार मैंने ऐसा कहा है अपने जीवन में कि भाई मैं तो जब छोटा बच्चा था, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th, आई यूज्ड टू राइड मोटरसाइकिल, कि मेरे फादर का जो CD 100 हुआ करता था तो मैं लेकर निकल जाता था। ऑफ कोर्स वो बात अलग थी कि फादर को पता नहीं रहता था कि मैं अकेला चलाने लगा हूँ। जब भी वो बाहर होते थे तो मैं बाइक की चाबी लेकर उसमें लगा कर, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीज़ें दूसरे लोग ही कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर 100% परफेक्ट हूँ, नहीं। आई हैव डन दिस थिंग, लेकिन अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, और ये चीज़ ऐसा नहीं है, मैंने जब सीखी तो मेरा जो भांजा है, राइट, सो इज़ लिविंग आउट ऑफ इंडिया, तो जब भी ही कम्स हियर इन इंडिया, और ऑफ कोर्स एक उसको मोटरसाइकिल चलाना होता है, उसको जो मोपेड आता है वो चलाना है, तो ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि मामा मुझे चलाना है, आई वांट टू राइड इट, आई वांट टू लर्न। नो, जब तू 18 का हो जाए, जब तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस की एज हो जाए, उस तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
वरना जनरली मामा के घर में सारे लाड होते हैं, राइट, सारी चीज़ें जो कहते हैं ना कि बहुत लाड प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जब मुझे समझ में आया तब रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होती, ये कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन की जो हम बात कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी, तो ट्रेनिंग से डिसिप्लिन आएगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, अगर एक साल के अंदर 1.68 लाख या फिर मैं कहूँगा 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख परिवार जो हैं वो डायरेक्टली प्रभावित हुए, नंबर 1। नंबर 2, एक परिवार के अंदर रफली स्पीकिंग अगर 4 या 5 लोग ले लेंगे, देन एज वेल 6 लाख लोग जो हैं उनका जीवन प्रभावित हुआ हर साल, एवरी ईयर। और इसमें से बहुत सारे, अगर एक थरो स्टडी की जाए तो पता चलेगा कि हर साल एक्सीडेंट की वजह से कोई ब्रेड विनर जो है उसकी मृत्यु हुई, और उसकी वजह से वो पूरा परिवार जो है उसको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिल गया। इससे पहले की डिस्कशन में मैंने आपको कहा था ना कि जो ट्रीज़ का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक जंगल के ऊपर सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीड की वजह से है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसा ही होता है कि हमारे देश में, आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, राइट, एपीजे कलाम साहब के लेवल तक पहुंच सकता है, ऐसे कैलिबर वाला व्यक्ति, लेकिन लेट्स से कि उसके ब्रेड विनर फादर की मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से होगी और उसको फिर स्कूल में से निकल जाना पड़े, देश के लिए कितना नुकसान होगा, जस्ट इमेजिन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो क्या है कि हमारे जो ट्रैफिक कॉप्स हैं उनके ऊपर एक सबसे जो एक बुरी बात है, राइट, लोग ये समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो सबसे ज़्यादा करप्शन करते हैं। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट। रेवेन्यू सर्विस में सबसे ज़्यादा करप्शन है, रेवेन्यू सर्विस में। किस में? रेवेन्यू सर्विस में। जीएसटी, आईआरएस, अब देखिए आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, राइट, तो ये सारी जगहों पर बहुत करप्शन है। ये लोग सबसे विजिबल हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, वो किसी से 100 रुपये लेंगे, 50 रुपये लेंगे, 500 रुपीज़ लेंगे, तो दे आर द मोस्ट विजिबल। एक तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म भी ऐसा है कि आपको दूर से पता चल जाए कि कोई वहाँ पर खड़ा है, और फिर वो अगर किसी गाड़ी को रोकता है तो वो बहुत ही एक विजिबल चीज़ हो जाती है, और हम लगता है कि नहीं, ये सबसे बड़े राक्षस अगर कोई है तो दिस आर द पीपल्स, राइट, ये ट्रैफिक वाला है। ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द बिगेस्ट करप्शन के सबसे टॉप, पिरामिड के टॉप में नहीं, ये तो बॉटम में है। तो इनके साथ एक ऐसी चीज हो सकती है, पता है क्या? सैलरी प्लस कमीशन। सोचिएगा इसके बारे में, ये एक मेरा खुद का एक आइडिया है कि उनकी जो लेट्स से सैलरी है, लेट्स से 20,000 रुपये जो सैलरी मिल रही है, वो सैलरी ऊपर से अगर आप एक कार को पकड़ेंगे जिसमें ब्लैक फिल्म है, तो लेट्स से अगर ब्लैक फिल्म का जो जुर्माना है लेट्स से वो 1,000 रुपये है फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसमें से उनको मिलेंगे 50 रुपीज़ या फिर लेट्स से 20 रुपीज़ मिलेंगे फॉर एग्जांपल, जो भी फिर वो फिक्स किया जा सकता है। तो ऐसे दिन में जितनी भी ब्लैक शीशे वाली कार वो पकड़ेंगे, फिर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना, तो जो भी है उसमें उनको लेट्स से 2%, 5%, 10% जो भी है वो तय किया जा सकता है। और उसके बाद देखिए उनको बॉडी कैम दे दीजिए एक, राइट, वो बॉडी कैम ऑन रहेगा, तो बॉडी कैम तो काफ़ी अवेलेबल होते हैं, राइट, नज़दीक में एक पोल खड़ा कर दीजिए, राइट, जिस एरिया में वो खड़े रहते हैं तो वहाँ पर एक खंभा खड़ा किया जा सकता है कनेक्टिविटी के लिए। वहाँ पर आपको पुलिस वाले जो हैं तो वो फिर अपना गैजेट चार्ज करना है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है कि उनका जो ये वायरलेस उन्होंने जो बॉडी कैम पहना हुआ है तो उसकी कनेक्टिविटी इसके साथ, और फिर डायरेक्ट सर्वर से वो सारी चीज़ें स्टोर भी हो जाए एक जगह पर, कॉपी भी उसकी स्टोर हो जाए। तो अगर किसी कार को वो रोक रहे हैं, रुक गए, एमएलए एमपी किसी भी की कार हैं, राइट, वो चीज़ें आ ही जाएगी। और अगर वो लेट्स से कि किसी को जाने देते हैं कि चलो एमएलए साहब हैं तो जाने दो, तो फिर डायरेक्टली उनकी सैलरी जो है उसमें से लेट्स से 10% जो भी उनको कमीशन मिल रहा है, टोटल इस महीने का कमीशन अगर 10,000 रुपये हैं तो उसमें से 50% जितने पैसे जो हैं वो कट हो जाएंगे। डायरेक्ट 5,000 का एक बड़ा सा फाइन उनको लगेगा अगर उन्होंने किसी को जानबूझकर जाने दिया तो। ऐसी कोई सिस्टम क्रिएट की जा सकती है। अब देखिए पर्सनल स्टेक होल्डर बना दिया आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को, अब वो जाने देंगे आपको? नहीं जाने देंगे, किसी का भी नहीं चलेगा। किसी का फ़ोन भी आएगा तो भी वो कह देंगे कि भाई आप
कह रहे हैं इसको जाने दो, मेरी सैलरी में से 5,000 रुपये कट हो जाएंगे, आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे अभी पैसा? क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट ही पूरी पैसे के लिए चल रही है कि 100 रुपये 200 रुपये का जो फाइन है, तो किसी को फ़ोन करके भाई इसको जाने दो, वो कहेगा भाई 5,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं इसको जाने देता हूँ। जाने देगा कोई? नहीं जाने देगा। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स हमारे पास ट्रैफिक पुलिस पर्सोनल की भी कमी है। बड़े बड़े चौक्स में हर जगह पर एक कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होता रहे। पेट्रोलिंग इन द सेंस के गलियों में वो जाते रहें, शहरों की गलियों में अलग अलग जगहों पर, कहीं पर कार अगर अच्छी तरीके से पार्क नहीं हुई है तो फाइन लगाए। ये एक बहुत ही विजिबल चीज़ जब हो जाएगी कि भाई ट्रैफिक वायोलेशन जो है वो आप नहीं कर सकते। जैसे दुबई में अगर कोई भारत का व्यक्ति जिसके में कोई डिसिप्लिन नहीं है कार चलाने में, वो कहीं पर भी पार्क कर देगा, कुछ भी कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो दुबई में लैंड होगा वो डिसिप्लिन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सीरियसली इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। पंजाब पुलिस एक सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाली है, एंड लेट्स होप के पंजाब पुलिस को इसमें बहुत बड़ी सफलता मिले, एंड लेट्स होप के ये जो सड़क सुरक्षा फोर्स है तो इसका इतना सक्सेस हो कि भाई दूसरे राज्य जो हैं वो भी इनमें से अच्छी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस होल टॉपिक, राइट। आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी है। आई थिंक इट्स इनफ अबाउट दिस वन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोड सेफ्टी। एंड डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कहते हैं कि जीडीपी का कुछ 2-3% जितना, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा इस पर कि एक्सीडेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसका कितना नुकसान होता है। तो जीडीपी का कुछ 2-3% जितना नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। समझिए आप, हर साल इतना नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। मर्डर विदाउट किलर, ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा, इट्स अबाउट दिस निठारी किलिंग्स। इसमें एब्डक्शंस हुए, सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, मर्डर्स हुए, लेकिन कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि इनको अभी एविडेंस नहीं है तो इसलिए छोड़ दिया जाए। बहुत सारे ऐसे केस हुए, राइट। जेसिका लाल मर्डर केस, एक फिल्म भी बनी थी, आई थिंक रानी मुखर्जी इस फिल्म में है, आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज इन, लेकिन है कोई एक फिल्म बनी थी ऐसी, हु किल्ड जेसिका लाल, ऐसा कोई मर्डर केस नाम की फिल्म है। मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन ये फिल्म है। देन यू हैव आरुषि वाला केस, इस पर 2 फिल्में बनी है, एक तलवार है और एक के मेनन वाली फिल्म है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक इमरान खान की फिल्म बनी थी, आई थिंक उसका नाम तलवार है, ये आरुषि तलवार, जो तलवार फैमिली है उस पर। और के मेनन वाली जो फिल्म है वो मुझे ज़्यादा पसंद आई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। तो ये, और फिर ये निठारी वाला केस जो है, तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं, राइट, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होने की वजह से ये जो सस्पेक्ट्स हैं या फिर एक्यूज्ड जो हैं वो फाइनली छूट जाते हैं। कोर्ट्स कंक्लूड इन्वेस्टिगेशंस डोंट प्रूव, ये कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन, और ये केसेस में कि इन्वेस्टिगेशंस डोंट प्रूव सस्पेक्ट्स एक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम। अब देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, या तो वो प्रमोटेड हैं, या तो रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो मर भी गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि उनकी जो गलती होती है ना, तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए क्या? हम देखते हैं ना, बहुत सारी सीरीज़ में हम देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स प्राइम में बहुत सारी ऐसी सीरीज़ आती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और बहुत ही हिट प्रोग्राम्स रहते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे भी काफ़ी पसंद है इन्वेस्टिगेशन वाले ये जो ड्रामाज होते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज़ होती हैं, स्पाई और मर्डर इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं ये बहुत ही फेमस होते हैं। और अब फॉरेन के इन्वेस्टिगेशंस में देखते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रहता है उसमें, राइट। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, लेकिन यू विल नेवर फाइंड कि किसी मंत्री ने कॉल करके प्रेशराइज किया हो। बहुत सारी ऐसी स्वीडन और नॉर्वे और इन देशों की इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरीज होती है, देखिए वो वहाँ के कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। जैसे हमारे देश में अगर कोई सीरीज़ बनाई जाएगी तो यू विल फाइंड कि पॉलिटिशियन दखल अंदाजी करते हैं, ये वो चीज़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी दिखाते हैं। तो
दूसरे देशों के अंदर, खास करके डेवलप देशों के अंदर, ये पुलिस जो होती है तो उनको एक फ्री हैंड रहता है। हमारे यहाँ पर एक फ्री हैंड नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर कोई पावरफुल है तो फिर वो केस जो है वो डिले होता ही जाएगा। कुछ समय पहले हमने देखा ना, जो जूनियर होम मिनिस्टर के बेटे हैं उनका एक्सीडेंट में नाम आया है। इस केस को भी हमने डिस्कस किया था, इस आर्टिकल को। और जो निचली कोर्ट है उसने ऊपर की कोर्ट को बता दिया है कि कितना 5 साल जितना वक्त लगेगा। तो 5 साल के लिए जो भैया हैं उनको जेल में थोड़ी रखा जा सकता है, उनको तो बेल देनी पड़ेगी, और बेल दे दी है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ही वो किया है, बट दिस आर द रियलिटीज ऑफ आवर कंट्री, यू नो। तो इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उन पर कुछ नहीं। देखिए, एक डॉक्टर जो होता है, राइट, इतना पढ़ लिख कर, इतनी मेहनत करके एक सर्जन बना, राइट। सर्जन बनना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो वो सर्जन बन गया। अब एक सर्जरी की और जो पेशेंट है वो उसकी मृत्यु हो गई, तो लोग जो हैं वो डॉक्टर्स पर कितना गुस्सा करेंगे। पता है कि डॉक्टर हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, राइट, वो लड़ाई झगड़ा आपके साथ नहीं करेगा। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है कबीर सिंह, लेकिन फिल्म, राइट, कबीर सिंह। लेकिन जो रेगुलर डॉक्टर हैं वो आपके साथ ऐसा मारने पीटने पर नहीं आ जाएगा। लेकिन पुलिस वाले अगर गलती करते तो क्या लोग उन पर उतना ही गुस्सा कर पाएंगे? नहीं। रीज़न इज क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को अगर कुछ कहेंगे तो वो आप पर हाथ उठा लेंगे, मारने लगेंगे आपको। बहुत सारे पावर्स हैं उनके पास। तो पावर्स के साथ साथ उनके ऊपर ये भी चीज़ होनी चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आप इतना बुरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरी टीम से अगर इतने बुरे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, और यहाँ पर तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क, मीन्स क्यों, वाई वी नीड सीबीआई? और हर केस में जब भी कोई बड़ा केस होता है, आप ये भी पैटर्न ऑब्जर्व कीजिएगा, डिमांड आती है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। अबे सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई ने क्या इतना कर लिया है? ये बड़े बड़े केसेस में सीबीआई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई। वी नीड सीबीआई। नंबर 2, सीबीआई की हर केस में क्यों जरूरत है? आपके राज्य के अंदर ही आप इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग से ही लोगों को रिक्रूट कीजिए, ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ही पैदा हुए हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग होते ही हैं, पुलिस में आपको मिल ही जाएंगे। दे आर लाइक वुल्फ टाइप ऑफ, राइट। उनको पता चल ही जाएगा, उनको चीज़ों की सुगंध आ जाएगी कि किसी ने मर्डर किया है। और ये पूरा एक साइंस रहता है। कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरल एक्यूमेन रहता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो दे कैन बिकम वेरी शार्प। ऐसे कॉन्स्टेबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट। आई नो फ्यू पीपल जो पुलिस में है और इन्वेस्टिगेशन, दे आर लाइक टॉप नॉच इन्वेस्टिगेटर्स। तो वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ पीपल इन एवरी स्टेट, कि अगर कोई बड़ा केस हुआ है तो उसी राज्य के लोग जो हैं, उसी राज्य की पुलिस फोर्स जो हैं, उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा एक यूनिट होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 हो। सो वी नीड टू डू दिस थिंग्स, राइट। ये हर बार ये बच जाए, या फिर इन्वेस्टिगेशन खराब होने की वजह से लोग बच जाए, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स बच जाए, ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। निठारी केस जो है, दिस सिंबोलाइजेस कि हमारी इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है उसका क्या हाल है। ये प्योर एक हाल दिखाते। जस्ट कल भी हम बात कर रहे थे ना कि जस्ट थिंक अबाउट दोज मॉम्स जिनके बच्चे जो हैं वो मर गए। उनको पता चला कि उनके बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट करके किसी ने मार डाला, किसी ने उसको गटर में फेंक दिया, राइट। तो जस्ट इमेजिन कि उस मदर की हालत क्या होती होगी। उसको अगर हम न्याय नहीं दे पाते तो ये जो सिस्टम है वो किस काम की? ये सारी चीज़ें फिर किताबी बातें ही रह जाती है, इज़न्ट इट? सो दिस आर द थिंग्स। दिस निठारी वाला जो केस है ना, ये हमारे ये रियलिटी दिखाता है। देन वी हैव सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ आइडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, राइट। बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बताऊं, मैकडोनाल्ड्स, आपने खाया ही होगा इसका बर्गर, राइट। मैकडोनाल्ड्स का बर्गर कभी ना कभी खाया होगा, या फिर आप हर हफ्ते खाने जाते होंगे, डिपेंड्स कि आप कितने बड़े फ़ैन हैं इसके। मैकडोनाल्ड्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, क्योंकि मैकडोनाल्ड एक ऐसी ब्रांड है जिसकी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो दुनिया भर में बहुत ही प्रचलित हैं। कोई कहता है कि मैकडोनाल्ड्स जो हैं वो 3 मिनट के अंदर आपको बर्गर बना के दे देगा। मैकडोनाल्ड्स जो हैं वो अपने पोटैटोज़ जो हैं वो यहाँ से मंगवाते हैं, फ्यूल जो है वो वहाँ से मंगवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज, आई वुड से कि मैकडोनाल्ड्स एक एम्पायर है। इट इज़ डेफिनेटली एन एम्पायर, राइट। कितने सारे देशों के अंदर ये फैला हुआ है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैकडोनल्ड्स की मैं कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था, एंड दिस इज़ नॉट द रीज़न कि वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल कि वो कहानी पढ़ी इसलिए मुझे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा नहीं, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैकडोनल्ड्स, बट मैकडोनल्ड्स के बारे में आई वॉज गोइंग थ्रू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ दिनों पहले, और फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो आएंगे, डोंट वरी, राइट, इट्स वो सेल्फ डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम उसको कवर करेंगे। तो मैकडोनल्ड्स जो है ना, वो जो पोटैटोज़ होते हैं तो उसको अलग अलग से मीन्स वो ख़रीदते नहीं है, वो एक ही जगह पर सेंट्रलाइजेशन होता है परचेज़ का, बल्क में चीज़ों को ख़रीदा जाता है। क्योंकि अगर हर एक स्टोर के जो मैनेजर्स हैं या फिर वहाँ पर अगर कोई जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर जाएगा और पोटैटोज़ को ख़रीदेगा और फिर उनको उनकी चिप्स बनाई जाएगी, जो फ्राइज़ बनाई जाती हैं, तो हर एक मैकडोनल्ड का टेस्ट अलग होगा, क्योंकि हर एक शहर के अंदर आलू में वेरिएशन आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। चलो हर एक शहर में नहीं तो राज्यों में तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि वहाँ के आलू का साइज़ और लोकल आलू की साइज़ अलग रहती है, तो ये वेरिएशंस आ जाएंगे। तो मैकडोनल्ड्स नहीं रहेगा। मैकडोनल्ड्स इसलिए है क्योंकि आप अहमदाबाद में खाएं या फिर दिल्ली में खाएं, आपको सेम टेस्ट मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो अगर यहाँ पर कोई वड़ा पाव का बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है तो वो वही सोचेगा कि हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में वड़ा पाव की ब्रांचेस हों, फ्रेंचाइज हों, राइट। तो अगर आप ऐसा करेंगे, वड़ा पाव का बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो करना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स का पूरा आधार जो है, आई वुड से दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर किसी को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो दैट इज समथिंग दैट दे नीड इन दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस, फास्ट फूड वाले बिजनेस में, राइट। यहाँ पर बेंचमार्क डेफिनेटली इन्होंने सेट किया है। अब यही जो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट की चीज़ है, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है, कि जो नेगोशिएशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बायर्स के पास आ जाते हैं, नेगोशिएशन का पावर। तो जो पोटैटो सेलर है, तो वो भी एक बड़ी कंपनी हो जाए, मीन्स या फिर अलग अलग किसानों से खरीद रहे हैं आप, तो फिर आप कहेंगे कि लेट्स से मुझे 1 लाख टन आलू चाहिए इस साल, चलिए बोलो कौन कौन देने के लिए तैयार हैं। फिर आप कहेंगे कि भाई आलू जो है वो ये क्वालिटी के होने चाहिए, एक्सेट्रा, आपने 3 चीज़ें आलू की बताई, तो वही आलू बेचने वाले जो हैं वो आपके पास आएंगे, बहुत सारे आएंगे। वन बायर मैनी सेलर्स, पावर किसके पास रहेगा, बायर के पास रहेगा, राइट। वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे चीज़ों को। और जहाँ पर भी पूल्ड बाइंग होती है, राइट, दवाओं में भी ऐसा होता है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी है ना, स्टर्लिंग और जाइडस कैडिलैक, जाइडस हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, तो ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं, वो यही चीज़ करती है। जब वो दवाइयाँ मंगवाती हैं कंपनीज से, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, बहुत सारी इनकी ब्रांचेस हैं पूरे देश में, तो ये कहेंगे कि भाई लाइए, ये हमें 10 दवाइयाँ चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने में दोगे आप। तो अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बिडिंग करने के लिए आएगी, और उसमें से सबसे बेस्ट जो लगेगी वो कंपनी खरीदेगी, क्योंकि दे आर बाइंग इन बल्क, राइट, सिंपल। यही चीज़ हमारी सरकार भी कर सकती है। आप जब बल्क में बाइंग करते हैं तो आप लिस्ट देते हैं, तो आप कहेंगे ना कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये क्वालिटी का लिस्ट, ये प्राइस रफली इसमें। आप ऐसा भी नहीं है कि आप कहेंगे कि मुझे 2 रुपये में कैंसर की दवाई चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी जो कीमत होगी, लेट्स से मिनिमम 1000 रुपये होगी, तो आप कहेंगे कि 1010 से ज़्यादा नहीं, 1000 या फिर 1010 के बीच में अगर आप बेचने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए। तो फिर वही कंपनीज आएगी और फिर क्वालिटी का लिस्ट रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स अगर ये कर सकती हैं तो सरकार भी ऐसा कर सकती है ना। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, आई थिंक जो सरकार है वो कॉन्डोम्स में ऐसा करती हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में, और जो फ्री में कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो है, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो सरकार जो है वो टेंडर जब रिलीज़ करती है, तो अब इंडस्ट्री को पता है कि अगर हम ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश करेंगे या फिर हाई टेंडर मीन्स टेंडर में हाई प्राइस भरेंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी, HLL लाइफ केयर को बता देगी कि भाई आप ही ये प्रोडक्ट्स बना लीजिए और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर फार्मा कंपनीज जो हैं वो थोड़े रीजनेबल प्राइस जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी बहुत सारी हमारी PSUs हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो बेंचमार्क प्राइसेस क्रिएट कर सकती हैं। और गवर्नमेंट इतने बल्क में चीज़ें खरीद रहा है, तो ये जो दवाइयाँ हैं ना, जो बहुत सारी दवाइयाँ, मीन्स हमारा देश तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है,
तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, रेगुलर दवाइयों से लेकर जो रेयर डिजीज़ की दवाइयाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर पूल परचेसिंग इसका किया जाए, बल्क में इसको ख़रीदा जाए सरकार के द्वारा और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो रीज़नेबल प्राइस पे इसकी खरीदी होगी और रीज़नेबल प्राइस में ये दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को मिल भी जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया जो है वो इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिल रहा है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर वन थिंग, ये चीज़ हम ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल में नहीं है, दिस इज फ्रॉम माई साइड। अगर सार्क के देश, चलो पाकिस्तान को भूल जाओ, अफगानिस्तान को भूल जाओ, इन दोनों को, दे आर पार्ट ऑफ सार्क, या फिर सार्क नहीं तो चलो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के देश जो हैं वो मिलकर ऐसा कर सकते हैं ना कि हम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, तो ये सारे देशों के लिए ऑयल हम मंगवाएं, एक साथ बल्क में मंगवाएं कि भाई हमें इतने लीटर्स चाहिए, बोलिए भाव, आप एक साथ बता दीजिए, दाम क्या है बता दीजिए आपका। तो सऊदी और दूसरे देश जो हैं वो फिर सेलर्स जो हैं तो वो फिर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि चलो आप नहीं दे रहे तो हम रशिया के पास जा रहे हैं। तो ऐसे एक बल्क में अगर ख़रीदी की जाए, प्रोक्योरमेंट किया जाए, तो प्राइस जो है उसमें हम नेगोशिएट कर पाएंगे। अभी क्या है, श्रीलंका अलग से अपना तेल मंगवाता है, नेपाल अलग से मंगवाता है, तो ये अलग अलग होने की वजह से वी ऑल आर पेइंग लेट्स से रिटेल प्राइस, राइट, नॉट एक्चुअली रिटेल, वो होलसेल में ही खरीदते हैं, लेकिन होलसेल में भी रिटेल प्राइस हम देते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, कि होलसेल ही हैं लेकिन होलसेल में सबसे कम दाम नहीं, होलसेल में सबसे ऊपर का दाम हम देते हैं, बिकॉज वी ऑल आर बाइंग इंडिविजुअली। तो अगर सारे देश मिलकर बल्क में परचेस करें तो इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस। वी कैन थिंक अबाउट इट। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए या फिर सोचा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टू, same sex marriages and law and customs. Let's start with this one, law and customs. Court verdict leaves queer people with long struggle ahead for equality. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो सरकार, जो नॉट सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन से ये चीज़ तो पक्की हो गई कि अभी एक लंबे समय के लिए जो LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको हम यहाँ पर क्वीर कहेंगे, तो क्वीर लोग जो हैं, क्वीर कम्युनिटी को अभी और थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, एक लंबे समय तक स्ट्रगल करना होगा। अब बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात आई थी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको परमिशन दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इस चीज़ को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट टेक अ स्टैंड ऑन दिस थिंग। हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें आप मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो शादी हो सकती है, राइट, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। तो यहां पर ये स्पेशल मैरिज एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने की एक पिटीशन आई थी कि भाई इसमें सेम सेक्स वाले लोग जो है वो भी एक दूसरे के साथ शादी कर सके, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल, राइट। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है। इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है वो क्या है कि लॉ जो होता है, कानून जो होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो यहाँ पर यह डिमांड की गई थी कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट का इंटरप्रिटेशन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें स्पेसिफिकली चीज़ें लिखी नहीं गई है, तो वी कैन नॉट इंटरप्रिट। अब आर्टिकल 21 जो है हमारे देश का, तो उसमें प्राइवेसी, डिग्निटी, मैरिटल चॉइस, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके ऐड हुई और इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोर्ट स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ अलाउिंग नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस और सिविल यूनियंस, के जो रेगुलर जो मैरिजेस होते हैं बॉय और गर्ल के बीच में, उसको हम हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस जो हैं तो उस पर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पाया और इसके पीछे जैसे मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का है, कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट लॉ बनाए और फिर अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है तो हम कह सकते हैं यस और नो। यहाँ पर हम लॉ नहीं बना सकते, नया कानून जो है वो नहीं बना सकते। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कोर्ट ने कहा है कि जो सेम सेक्स वाले कपल्स हैं ना, उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट इज़ नॉट सेइंग, कोर्ट ने यहाँ पर कानून बनाने से मना किया है कि भाई हम सेम सेक्स के मैरिज को ऑर्डर नहीं दे सकते, कानून नहीं बना सकते, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई जो सेम सेक्स वाले लोग हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगो, उनकी हत्या कर दो। नो, कोर्ट इज़ नॉट सेइंग दैट, कोर्ट इज़ ओनली सेइंग कि भाई ये लॉ हम नहीं बना सकते, राइट। तो दैट्स वाई आर्टिकल ये कह रहा है कि स्ट्रगल अहेड फॉर लीगल इक्वालिटी इन द कम्युनिटी,
राइट। अब जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा नॉट टॉपिक सॉरी, दूसरा आर्टिकल जो है सेम सेक्स मैरिजेस, सुप्रीम कोर्ट पुट्स दी ओनस ऑन लेजिस्लेचर। अभी हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम जो है वो पार्लियामेंट का है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट इंटरप्रिट्स एंड गिव्स इफेक्ट टू लॉ, कि कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रिट करना और उसकी इफेक्ट देना, राइट, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। नहीं हो रहा है तो, लेकिन कोर्ट नया कानून जो है वो नहीं बना सकता। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, कंफर्म किया है, कोर्ट ने कंफर्म किया है कि LGBTQIA+ कम्युनिटीज राइट टू एंटर रिलेशनशिप। मतलब कोर्ट ने ये कहा है, और कोर्ट का एक पहले का जो डिसीजन रहा है नवतेज सिंह जौहर वाला केस था, उस केस में कोर्ट ने कहा है कि अगर लेट्स से कोई लेस्बियन जो है, एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार कर रही है, दे आर लेस्बियंस, राइट, दे वांट टू लिव टुगेदर, लेट्स से कि वो लिविंग में साथ रहना चाहते हैं या फिर वो साथ रह रहे हैं, राइट, एंड इफ दे आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ ईच अदर, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है हमारे देश में ये। एंड सेम अप्लाइज टू पूरी LGBTQIA+ कम्युनिटी को दिस इज एप्लीकेबल, कि उनका पूरा अधिकार है कि वो रिलेशनशिप में रहें। रिलेशनशिप का विरोध सरकार ने यहाँ पर नहीं किया, कोर्ट ने यहाँ पर नहीं किया है। पहले ऐसा था हमारे देश में, जो ब्रिटिश के लॉ थे ना, तो ब्रिटिश लॉ में, ब्रिटिश राज के लॉ में, व्हेन आई से ब्रिटिश लॉ आई मीन टू से ब्रिटिश राज, आज के जो ब्रिटिश सरकार है उसकी बात नहीं हो रही है, वो पुरानी सरकार की बात हो रही है। तो ब्रिटिश राज में ऐसा था कि क्योंकि वो एक जो चर्च हैं उनकी बातों को फॉलो करते थे, और चर्च में ये सारी चीज़ें जो हैं, मीन्स चर्च के द्वारा, यानी कि धर्म जो है वो ये सारी चीज़ों का विरोध करते आया। खास करके एब्राहमिक रिलीजियंस को आप देखेंगे तो एब्राहमिक रिलीजियंस में ये सारी चीज़ों का विरोध है, कि जो LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनका विरोध हमें, मीन्स बहुत एक्सट्रीम विरोध रहता है। एक्सट्रीमली कहा जाता है कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ दिस। हमारे यहाँ का, इंडिया का जो कल्चर, आई एम नॉट सेइंग यानी धर्म का कल्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। अब देखिए इंडियन कल्चर में अकबर, जो जोधा अकबर फिल्म है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक LGBT या फिर एक क्वीर, आई वुड से, राइट, वन क्वीर यूज टू हैंग अराउंड इन द पैलेस ऑफ क्वीन। तो ऑफिशियली मीन्स वहाँ पर जॉब्स उनको दी जाती थी। बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ पर ऐसा भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो थ्रू महाभारत देन यू विल फाइंड शिखंडी, एक कैरेक्टर है शिखंडी, राइट, तो उनका कैरेक्टर भी क्वीर टाइप दिखाया गया है। तो हमारे यहाँ पर इतिहास से अगर आप देखेंगे तो दे वर पार्ट ऑफ द कल्चर हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और बाहर की जब कॉलोनीज यहाँ पर आई तो उनके जो लॉज आए, तो ब्रिटिश राज के लॉज जो हैं वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड थे, और इसकी वजह से ब्रिटिश राज में ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी सजाएं हुआ करती थी। और फिर ऑफ कोर्स हमारे देश में आप पता है कॉलोनियल हैंगओवर आज भी चल रहा है। तो वो चले गए, फिर इतने साल हो गए, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा होता था कि जो क्वीर्स होते थे तो उनको टारगेट किया जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, उनको मारा जाता था, पुलिस केस या फिर ऐसी कोई चीज़ हो गई। और सोसाइटी भी जो गे हैं, लेस्बियंस हैं, तो उनको एक अलग ही लेवल से देखती हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर केसेस हुए और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया और चीज़ें जो हैं वो आज यहाँ तक पहुँची है कि इसके बारे में डिस्कशन भी हो रही है, वरना पहले इसके बारे में कोई डिस्कशंस भी नहीं होती थी। मेजॉरिटी वर्डिक्ट ने यह भी कहा है कि इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या फिर मौकरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब लॉ मेकर्स को देखना पड़ेगा, जो हमारे MPs हैं, MLAs हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ख़ास करके MPs को, उनको देखना पड़ेगा कि भाई LGBTQ+ कम्युनिटी के को लेकर वो कितने ज़्यादा सिंसियर हैं। अगर वो सिंसियर होंगे तो फिर कोई लॉ लेकर आएंगे, अगर नहीं तो फिर एक लंबे समय तक इस कम्युनिटी को ये स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, लेकिन कोर्ट ने भी ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बताई है। And that's basically everything in today's discussion, dear friends, right? And let's go through the questions, right? Questions देखना अभी बाकी हैं, तो चलिए questions देख लेते हैं। Number 1 is how much waste is generated by Bengaluru city in one day? सिर्फ बेंगलुरु सिटी में, एक शहर के अंदर कितना वेस्ट जनरेट होता है, अनुमान लगाइए। Who among the following was a recipient of the 2023 Magsaysay Award? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और
छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है ना, इट इज़ अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू, राइट? एंड रिमेंबर, करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स है तो सिर्फ एक्सपर्ट लेवल के लोग, देयर इज़ नथिंग कोल्ड, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट, राइट? अगर कहीं पर मैंने भी अगर लिखा है मैंने एक्सपर्ट इन करंट अफेयर्स, तो नो वन इज़ एक्सपर्ट इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बस आप सीखते जाइए नई नई चीज़ें, राइट? इसमें कोई ऐसा, इसका कोई अंत ही नहीं है। इट कीप्स ऑन हैपनिंग बिकॉज ये हर रोज़ होने वाली चीज़ है, तो ये होती ही रहती हैं चीज़ें, नई नई चीज़ें आप सीखते रहते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? तो इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं, चीज़ें ईजी हो जाती हैं, फिर आपकी वो पैशन बन जाती है, आपको मज़ा आता है वो सारी चीज़ों से। स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट रहता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है उस समय पर, कन्फ्यूजन और ये सारी चीज़ें। लेकिन वो अगर चीज़ें आपने सह ली तो फिर आप प्रो हो जाएंगे, प्रो इन द सेंस सेल्फ के कंपैरिजन में प्रो, राइट? एंड प्लीज़ डू शेयर दिस सीरीज विद अदर स्टूडेंट्स। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे लगता है उनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है, तो जेन्युइनली आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीवन, जो भी वीडियोस को इस वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, जिनको इस सीरीज़ से लगाव है, तो आप प्लीज़ हर रोज़ शेयर कीजिए, राइट? इसको ऐसा मत समझिए कि आज नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा तो चलेगा नहीं, चलेगा ना, तो फिर आप शेयर नहीं करेंगे ये भी नहीं चलेगा, तो शेयर करते रहिएगा, ठीक है? एंड आई विल सी यू सून। चलो, एंजॉय योर डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।